हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ आज का सेशन देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक वीडियो के अंदर जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं और जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है एजुकेशन। आपसे पूछूं कि एजुकेशन से आप क्या समझते हो, तो बोलोगे सर मेरे को पढ़ना आता है, मेरे को लिखना आता है, दैट मीन्स कि मैं एजुकेटेड हूँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बुकिश लैंग्वेज छोड़ दीजिए। आपको अगर पढ़ना आता है, अगर आपको लिखना आता है, दैट मीन्स कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं। ठीक है। बट बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो बोलता है क्या है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है, आप बोल सकते हो कि डिजायरेबल चेंजेस लाना। किसके अंदर? नॉलेज के अंदर, एबिलिटीज के अंदर, स्किल के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर और मेंटल पावर्स के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेशन बोलेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन, तो सबसे पहले माइंड में इतना रखिएगा कि जो एक्सटेंशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। दैट मीन्स कि फैला देना। ठीक है। किसको फैलाना भाई? नॉलेज को, या फिर जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसको फैलाना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे पहली बार जो एक्सटेंशन था उसको यूज़ कहाँ किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। बहुत बार पूछा है। उसको यूएसए में किया गया था। कब किया गया था? 1785 में। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ फार्मर्स थे, वो अपने प्रोड्यूस को ग्रुप बना के सेल कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने पहली बार एक्सटेंशन वर्ड को यूज़ किया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। टर्म एक्सटेंशन को देने वाले साइंटिस्ट थे वॉरहेस। ठीक है। और अब हम पहले बात कर लेते हैं, हम लोग बात करेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है। ठीक है। अगर पूछेगा फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है इंडिया या फिर इंडिया के बाहर, तो आपके आंसर जाएंगे जेपी लेगिंस। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा इंडिया के कौन है, तो के एन सिंह। ठीक है। हो जाएगा ना? याद हो जाएगा भाई? बताओ मेरे साथ, बोलो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? जेपी लिगेंस। और इंडिया के कौन है? के एन सिंह। वेरी गुड। और टर्म किसने दिया था? वॉरहेस ने दिया था। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इस टॉपिक पे आएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ और। हाँ, आपको पता है कि इसके बाद आप देखेंगे तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो हमारे इंडिया में कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, वो आप जानते होंगे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज को आप लोग साबोर के नाम से जानते हैं, BAU। वहाँ पे सबसे पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन की कोर्स स्टार्ट की गई थी 1956 के अंदर। ठीक है। इसके बाद एक वर्ड था जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन का बेसिक सा प्रिंसिपल है, लर्निंग बाय डूइंग। है ना? कोई भी फार्मर्स होते हैं ना, वो आप उनको बताएंगे तो वो चीज़ों को नहीं मानेंगे जब तक कि उसको करके नहीं बताएंगे। तो इसलिए जब तक उसे करके नहीं बताएंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। तो ये वर्ड दिया था जॉन डीवे। कब दिए थे? 1966 के अंदर। ठीक है। और दुबे जो कि 1904 में, इन्होंने 2 फेजेस दी। ठीक है। इनमें फर्स्ट फेज जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, सेकेंड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ था। तो कुछ अभी हम हिस्टोरिकल इवेंट पे बात कर रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए जरा से यहाँ पे, अब सबसे पहली बार जो यूज हुआ था वो तो यूएसए में हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार जो ये एक्सटेंशन वर्ड है वो कहाँ पे ओरिजिन हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था 1866 के अंदर। ठीक है। और एक्सटेंशन एजुकेशन की जो पढ़ाई थी वो सबसे पहली बार जो है वो 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था। ठीक है। वर्ड ओरिजिन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यूज कहाँ हुआ पहली बार? यूएसए में। ठीक है। और सबसे पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया कहाँ गया था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 के अंदर। और इंडिया में कहाँ पढ़ाया गया था? BAU में 1956 के अंदर। ठीक है। याद रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए एजुकेशन के आप बात करें तो, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करने चलूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक चला जाएगा, तो बट बात कर लेता हूँ टाइप ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता है कि हमारे जो है वो 3 टाइप के एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है आप सबको पता है कि फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग एक वेल डिसिप्लिन मैनर में हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक फिक्स्ड करिकुलम होता है ना, प्रॉपर एग्जामिनेशन होते हैं,
दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, आप चीज़ों को समझते चलना बस। आता है फॉर्मल एजुकेशन में एक वर्ड आता है होमोजेनस। होमोजेनस कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो होमोजेनस होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप 6 क्लास में हैं तो उस क्लास में जितने बच्चे होंगे सब 6 क्लास में होंगे, ऐसे होता है ना। तो ये होमोजेनस लेके चलता है। और इसमें वर्टिकल लेवल होते हैं। वर्टिकल करने का सेंस ये हुआ कि आपके प्रिंसिपल होंगे, फिर आपके टीचर होंगे, क्लास टीचर होंगे, फिर आप हैं। तो आप सीनियर से जूनियर की तरफ जाते हो, फिर आपके स्कूल में देखेंगे तो आपके सीनियर्स भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे, है ना। तो ये वर्टिकल लेवल फॉलो करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? मैंने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में दो वर्ड आता है, एक होमोजिनस। होमोजिनस कहने का सेंस ये हुआ कि जितने बच्चे आपके क्लास में हैं, कोई ऐसा है क्या कि 5 का है, कोई 6 का है, कोई 8 का है, ऐसा तो नहीं होगा, मिक्स तो नहीं होंगे। आप 6 क्लास के हैं तो सारे बच्चे 6 क्लास के होंगे। दूसरा यहाँ पे वो होता है वर्टिकल लेवल। वर्टिकल लेवल दैट मीन्स कि सीनियर टू जूनियर होता है, ठीक है। आपके प्रिंसिपल होंगे, फिर आपके क्लास टीचर होंगे, फिर आप हैं। इसी तरीके से आपके सीनियर होंगे, फिर आपके सुपर सीनियर होंगे, फिर सीनियर होंगे, जूनियर होंगे। तो एक वर्टिकल लेवल मेंटेन करके चलता है, ठीक है। बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई भी आपके रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, है ना। और ना ही इनके कोई फिक्स करिकुलम होते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम होगा ना, ये हेट्रोजिनस होता है। क्योंकि अगर आप सोचिए ना कि अगर आप कोई एक्सटेंशन वर्क करवा रहे हो, फिर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट लेके गए अपने गांव के अंदर, तो वहाँ पे जब आप भाषण देना स्टार्ट करेंगे या फिर लोगों को समझाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि जो 18 एज के हैं वो केवल वही आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाँव के अंदर जाएंगे तो औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, मतलब कि जो ऑडियंस होगी वो हेट्रोजिनस होगी। एक समान एज के नहीं होंगे, जेंडर भी एक नहीं होगा, कास्ट भी एक नहीं होगा, है ना। लोग मिक्स हो जाएंगे, तो वो हेट्रोजिनस चीज़ों को फॉलो करके चलती है। दूसरा आता है यहाँ पे क्या कि ये जो शो करता है वो हॉरिजॉन्टल शो करता है। दैट मीन्स कि जो आपको एक्सटेंशन वर्कर सिखाने के लिए गया है वो खुद आपसे सीखेगा, आप कुछ उससे सीखेंगे, आप दूसरे लोगों से सीखेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो सीनियर है, वो जूनियर है, सब यहाँ पे एक समान है, ठीक है। इसलिए ये आपका हेट्रोजिनस लेके चलता है और हॉरिजॉन्टल लेवल लेके चलता है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए दोस्त, आपका एक और आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका जो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूँ कि एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप का एजुकेशन है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। बट ये सही है ना। अगर आपको नॉन फॉर्मल दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स को बिल्कुल सही है, ठीक है। बट किसी किसी बुक में अभी भी अपडेट नहीं किया है। एक्सटेंशन एजुकेशन आप बहुत जगह आपको मिल जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन है, बट ये गलत है। एक्सटेंशन एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना। बट अब आता है इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, तो जो आप अपने सराउंडिंग से सीखते हैं फ्रेंड्स, जो आप डेली सीखते हो, अपने ग्रुप में रहते हो तो सीखते हो, अपने पेरेंट्स से सीखते हो वो सीखते हो, मतलब जो आप डे टू डे सीख रहे हो ना चीज़ों को अपने सराउंडिंग से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नाउ अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको बताऊंगा आगे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है ना। तो यह सब आपको मैं बताऊंगा। बट अभी आप इतना याद करके चलिए कि फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन है? डॉक्टर सिमेन ए कन्नाप। इनको हम फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन है? कन्नाप। अभी सभी इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। नो अब आगे बढ़िए, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है ना। आपको एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जाम देनी है, फिर बीच में वाइवा होगा, मिड टर्म होगा। दैट मीन्स कि कंप्लीटली वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है। आप अगर 75% अटेंडेंस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन होना मतलब कि कंपलसरी है। लेकिन आप अगर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही
वॉलेंट्री है, दैट मीन्स कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाइए, नहीं इच्छा है तो मत जाइए। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। कई बच्चे मुझसे अब बोलेंगे सर आप बुक में जो पढ़ा है वो तो इनफॉर्मल पढ़ा है, बट आप ICAR के साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आप लॉजिकल भी सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये रियली एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जो कि स्कूल और कॉलेजेस से बाहर दिया जाता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, जबकि थियोटिकल नॉलेज आपको कम दी जाती है। पर स्कूल में कॉलेजेस में आपको थियोटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, प्रैक्टिकल कम दी जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, क्योंकि किसान को थ्योरी बता के कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो समझेंगे ही नहीं। वो उनको क्या बताना पड़ेगा, पहले उसको करके दिखाइए तब वो चीज़ों पे यकीन करेगा। आप सपोज मान के चलिए कोई टेक्नोलॉजी किसी इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी, आप किसान को जाके बताएंगे तो वो चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेगा, क्योंकि वो जो चीज़ देखता है ना वो उसको फॉलो करेगा, जो उनके पूर्वज करते आए उन्हीं को फॉलो करेगा। जब तक उसे आप करके ना दिखाएं और वो देखेगा सही तरीके से कि हाँ उससे बेटर है, तो ही वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इनके लिए मायने रखता है, न कि थियोटिकल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स करिकुलम नहीं होते, कोई भी ऐसा नहीं कि 4 साल पढ़नी है आपको, इतना एग्जाम देने हैं, सब कुछ भी नहीं होता। मैंने बताया आपको कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो खुद भी किसानों से सीखता है और कुछ सिखाता भी है। तो यहाँ पे सीखने और सिखाने का प्रोसेस चलता रहता है। साथ में जो ऑडियंस होंगे वो हेट्रोजिनस होंगे, मतलब उसमें कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ बूढ़े भी हो जाएंगे, कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ नौजवान भी होंगे, तो मतलब अलग अलग कास्ट के भी होंगे, मतलब वहाँ पे ऑडियंस मिक्स होते हैं। ठीक है, और फिर देखिएगा तो ये बाई डायमेंशनल होता है ना। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, टीचिंग बाय एनी काइंड्स ऑफ पर्सन, लोकल लीडर्स। मतलब आप अगर गांव के सपोज कोई टेक्नोलॉजी आया, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे या फिर किसी NGO में काम कर रहे थे या फिर आप किसी KVK में काम कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, आपकी STT यूनिवर्सिटी ने कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करी और आपको बोला गया कि आप जाइए किसानों को ये चीज़ें बताइए। आप चाहेंगे टाई कोट लगा के ये सब करके, तो किसान नहीं समझेगा, आपको देख के ही दूर भागेगा। किसानों को या फिर गांव के लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जो उन्हीं के बीच का है वो उन्हें सिखाए, तो वो ज़्यादा उस चीज़ों को मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, बातों बातों में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे रहेंगे। तो उनकी इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, उनकी इच्छा से हम लोग वहाँ पे वोटिंग करवाएंगे और जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे उनको अब वहाँ का लीडर बना देंगे और फिर हम अपनी बात उस लीडर तक पहुँचाएंगे, लीडर फिर उन लोगों को सिखाएगा। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये बाई डायमेंशनल लर्निंग है, दैट मीन्स कि 2 वे प्रोसेस है। साथ में यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन सर्विसेज है ना, एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन प्रोसेस, एक्सटेंशन जॉब। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, बहुत सिंपल सा है। एक्सटेंशन सर्विस का मतलब यहाँ पे हम उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो उन पे हम बातें करते हैं ताकि उनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो बेटर हो सके। साथ में हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन वर्क की बात करें तो यहाँ पे उनकी हम ऐसे काम करवाएंगे ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एक्सटेंशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उनके करंट इंटरेस्ट, मतलब जो उनकी नीड है, जो उसमें उसका इंटरेस्ट है, केवल हम उस पर बात करेंगे, साथ में उनके रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनका इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको काम करनी पड़ेगी। तो ये आपका कहलाता है एक्सटेंशन प्रोसेस। एक्सटेंशन जॉब में हम क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं या फिर प्रोत्साहित करते हैं। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी समझ सकते हैं आप कि वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमिक में, अपने सोशल कंडीशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सब मैटर पे हम बात करते हैं, वो एक्सटेंशन जॉब हो गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है ना। हम जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, हम उनके इंटरेस्ट, उनके नीड पे जाएंगे, जो उनकी ज़रूरतें हैं केवल उन पे बात करेंगे। ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस है ना। ऐसा ना होना चाहिए कि हम उनका कल्चर कुछ और है, हम किसी और कल्चर में, सपोज एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूँ आपको कि मान के चलिए आप चले गए गुजरात, वहाँ के जो लोग हैं वो गुजराती लैंग्वेज ज़्यादा जानते हैं, आप हिंदी में जाके बातें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप बाकी बातें वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा पहले, और फिर उनकी लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड
डेमोक्रेटिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि पहले कीजिए फिर लोग फिर सिखाइए, मतलब करके दिखाइए फिर तभी लोग किसान क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका है प्रिंसिपल इन द यूज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ये सब सारे जो है लीडरशिप, प्रिंसिपल, सेटिस्फैक्शन, ये सारे जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो आपको पता है कि कैसे पढ़ाना है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, क्या पढ़ाना है ये मैटर करता है। जैसे आप एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो कैसे पढ़ना है ये उतना मैटर नहीं करता, आप इस तरह से बताइए कि किसान समझ जाएं। ठीक है, और एक्सटेंशन एजुकेशन में मोस्टली हम फोकस करते हैं रूरल पीपल को, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। मतलब मोस्टली यहाँ पे कभी देखेंगे नहीं कि एक्सटेंशन एजुकेशन में बातें हो रही हैं कैसे शहर को डेवलप किया जाए, कैसे अर्बन सोसाइटी को डेवलप किया जाए, कभी नहीं। एक्सटेंशन एजुकेशन मोस्टली फोकस करता है तो रूरल चेंजेस को फोकस करता है, रूरल डेवलपमेंट फोकस करता है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ायरेबल चेंजेस लाने का रूरल पीपल के अंदर। ठीक है, ताकि ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ें, वो भी थोड़ा जो टेक्नोलॉजी है वो उसको अडॉप्ट करें और अपने जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इंक्रीजमेंट लेके आएँ, है ना। साथ में जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो डिसमिनेट करते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू द फार्मर। मैंने बताया ना कि कोई आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करी, तो जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो उन फार्मर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि कल को जाके आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा, फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ ये सब योजना चल रहा है, ये आपके स्कीम चल रही है, इसको आप ले लीजिए तो ये आपको ये बेनिफिट होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप किसानों से डायरेक्ट मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनको आप लोन पास करेंगे, तो सब काम तो आप ही का होगा ना। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस माना जाता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए। ठीक है, अब ये फिलॉसफी अगर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर। तो देखिए फिलॉसफी की जो खास बात है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम और नॉलेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का, है ना, तो इससे आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे निकलते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उससे आपको समझाता हूँ ना। फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, हम नॉलेज में चेंज लेकर आते हैं, अपने स्किल में चेंजेस लाते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं। एटीट्यूड कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको पाकिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हो, तब बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान के बारे में। दैट मीन्स कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मेरा सोचने का तरीका है वो अलग है। दैट मीन्स कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा एटीट्यूड के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस लाना, गोल आपका चेंज करना। ठीक है, जैसे आप सपोज आप सोचते थे कि नहीं ये उतनी अच्छी वैरायटी है नहीं बट फिर भी आपके यहाँ मिलती नहीं है, या फिर हम ऐसे काम चलाओ खेती कर रहे थे, तो हम आपके गोल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस ले आके आएंगे ताकि आप भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सको, ज़्यादा चीज़ें को ग्रैब कर सको, है ना। एक्शन में चेंजेस लाना, साथ में आपके अपने कॉन्फिडेंस में चेंजेस लाना, ये सारे फंक्शन होते हैं एक्सटेंशन के। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बेसिक फिलॉसफी की बात करें तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपको बताया जाए। फिर भी देखिए अब मैं बात करता हूँ IQ की। आपको पता है ना IQ लेवल, जैसे कोई बोलते हो ना, सपोज आपने सुना भी होगा कि अगर कोई नहीं पढ़ता है तो बोलता है ना तुम्हारा IQ लेवल बहुत जीरो है यार, मतलब कि तुम उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हो चीज़ों को। तो इसको निकाला कैसे जाता है, खास डेटा आप याद रखिएगा, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ तक देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये इनके फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला से IQ निकाल रहे हो और वो IQ 70 से कम आया, दैट मीन्स कि आप मेंटली डिफेक्टिव हैं, उतना स्मार्ट नहीं है, आप चीज़ों को समझने में काफ़ी लेट करेंगे, आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। अगर 70 से कम हुआ तो 90 से 110 के बीच में हुआ तो आप एवरेज हैं, 110 से 119 हुआ तो आप ब्राइट हैं, 120 से 129 हुआ तो आप सुपीरियर हैं, 130 से लेके 139 हुआ तो आप वेरी सुपीरियर हैं, और 140 से 179 हुआ तो भाई आप गॉड गिफ्टेड हैं।
कि हाँ तुरंत पढ़ाया तुरंत समझ गए। को देखे होंगे आप, कई बार क्या होता है ना, आप अपने सराउंडिंग में नोटिस करना, ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको जो देखते होंगे कि तो उतना खास पढ़ता नहीं था लेकिन फिर भी एग्जाम में टॉप कर गया और 99% लेकर आया, 95% लेकर आया। कैसे आप सोचते हैं यार ये तो कुछ पढ़ता नहीं था, हम मेरे साथ खेलते रहता था लेकिन फिर भी इतना नंबर कैसे लेकर आ गया। तो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनका माइंड बहुत ही मतलब शार्प होता है। ठीक है, तो वो इस सब कैटेगरी में आ जाएंगे। और 180 से ऊपर भाई बहुत रेयर होते हैं, वो जीनियस होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करो। ठीक है, नो बट ये सब चीज़ में आप मत फंसिए, है ना। बस देखो फ्रेंड्स, लाइफ में एवरीथिंग पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बस इट डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो अच्छे से मेहनत करो, उस चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, सब अपने आप सही हो जाएगा। कोई कम और कोई तेज़ नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर। ठीक है, नो बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस की। देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है इसको देने वाले साइंटिस्ट थे डॉक्टर जे पॉल लिगेंस, 1967 में इन्होंने दी थी। आप याद इसको शॉर्ट में रखिएगा, सोटर, SOTER। ठीक है, सोटर जो एक एजुकेशन प्रोसेस है। सिचुएशन का देखो, एस का मतलब होता है सिचुएशन, व्हाट इट इज़ नो मतलब अभी आप क्या हो। ठीक है, ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव आपका, आप क्या चाहते हो। ठीक है, टीचिंग का मतलब हो गया व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, क्या बताना है और कैसे बताना है। ठीक है, ई का मतलब हो गया कि अब हाँ आप सपोज जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, फिर आप क्या आपको कोई बताया, उसके बाद उसका परिणाम क्या आया, फिर आप उसको फिर से रिकन्सिडरेशन कर रहे हो ना कि हाँ अब क्या करेंगे। दैट मीन्स कि सपोज अभी आप कोई फसल को उगा रहे थे, फिर उससे फिर आप कुछ चाह रहे थे उससे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे कीजिए, फिर आप उसका रिजल्ट देख रहे हो, हाँ ऐसे करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, है ना। ऐसे तो हो सके होता है ना कि आप पढ़ने गए थे, आपके टीचर ने बताया कि हाँ तुम ऐसे करते आए हो, एक काम करो तुम ना अब सुबह उठना स्टार्ट करो और थोड़ा सा अपने जो रूटीन है उसमें चेंजेस लाओ। तो आपने अपने रूटीन में चेंजेस लाया। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि उसका क्या परिणाम है, हाँ इससे बेटर हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप अपना उसका इवेल्युएशन कर रहे हो कि हाँ इससे बेनिफिट हुआ मेरे को कि नहीं हुआ। आप उसका इवेल्युएशन कर रहे हो, फिर आप उसको रिकन्सिडरेशन कर रहे हो कि हाँ अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट टू डू। ठीक है, तो ये सॉर्टर सिस्टम जो है वो एक एजुकेशन प्रोसेस है जिसको डॉक्टर जे पॉल लेगेंस ने दिया था 1967 में। ठीक है, शॉर्ट में इसको कई बार लिखा मिलता है SOTER, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, फिर एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। देखिए है ना, शॉर्टर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको भी डॉक्टर जे पॉल लिगेंस ने दिया था 1961 में। देखिए अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो आपका एजुकेशन प्रोसेस है उसको 1967 में दिया था, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका 1961 में दिया गया था। इसमें क्या होता है, देखिए एक लर्नर होता है जो कि सेंटर में होता है। ध्यान सुनिएगा कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो लर्नर होता है वो सेंटर में होता है, उसमें टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, जो टीचर होगा तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, अब पढ़ा रहे हो तो भाई क्या टॉपिक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, आपका टॉपिक क्या है, टीचिंग, है ना। तो टॉपिक क्या है उसके उसमें आप कहा जाएगा टीचिंग मेथड, आप किस तरह से उस टॉपिक को बता रहे हो। साथ में फिजिकल फैसिलिटीज़, आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है जिसके तहत आप किसानों को आसानी से समझा पा रहे हो। तो फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब कि आप जहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ का कोई आपके पास तो समझाने का कोई टूल्स नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, साथ में वहाँ पे माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई फार्मर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बीच में सबका जो होता है वो लर्नर होता है। नौ ये फिर अगेन आपका एजुकेशन प्रोसेस सॉर्टर वाला। नौ आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए उतना खास नहीं है ना। अब आता है एक वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए साइबर एक्सटेंशन क्या होता है। साइबर एक्सटेंशन नथिंग बल्कि यहाँ पे क्या होता है, हम नॉलेज को डिसेमिनेट करते हैं, शेयर करते हैं वाया इंटरनेट, है ना। साइबर एक्सटेंशन इस कुछ भी नहीं है। साइबर एक्सटेंशन को हम लोग ई एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपके नॉलेज हैं उसको डिसेमिनेट करते हैं वाया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड ई एक्सटेंशन या फिर साइबर एक्सटेंशन। ठीक है, बाकी ये आपके काम का नहीं है उतना, इसको आप रीड कर लेना बस, है ना। वो जो काम की चीज़ें वो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं बता रहा था ना यहाँ पे लर्निंग सिस्टम, ये जो चार आपके थे ये रहा, देखिए है ना, टीचर, सब्जेक्ट मैटर,
टीचिंग और फिजिकल फैसिलिटी, और बीच में आपका आता है लर्नर। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है ना। लर्नर जो कि सीखने आया है, जो कि सीखना चाहता है, उसको लर्नर बोलते हैं, जो कि बीच में आता है, सेंटर में होता है टीचर, है ना। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि वो क्योंकि टीचर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ट्रेनर होता है, आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको गाइड भी करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये टीचर का काम होता है। सब्जेक्ट मैटर में कि टॉपिक क्या है जिसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉपिक जो है वो आपके काम का ही नहीं है, मतलब फार्मर जो है उस टॉपिक को उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके इंटरेस्ट का है ही नहीं, उनके काम का ही नहीं है, तो टॉपिक आपके किसी काम का नहीं होगा। तो ऐसे टॉपिक को चूज़ नहीं करना है जो किसानों के काम का ना हो, ठीक है। साथ में आप देखेंगे टीचिंग मटेरियल, आपको अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छे आपके पास, जैसे आप क्या होता है आप किसानों को दिखा के समझाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा उसको, तो वैसा ही आपके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए। और फिजिकल फैसिलिटी में आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जहाँ लोग अच्छे तरीके से बैठ सके, है ना। 9, अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की, ठीक है। टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है AIDCAS, शॉर्ट में देखिएगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा लर्निंग प्रोसेस, फिर हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, AIDCAS। ए फॉर होता है अटेंशन, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, टी फॉर होता है डिजायर, है ना, सी फॉर होता है कॉन्विक्शन, ए फॉर होता है एक्शन, एस फॉर होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलिए कि आप कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, है ना, आपको किसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तो सपोज कि आप प्लॉइंग कर रहे थे हाल से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप प्लॉइंग कर रहे थे देसी प्लॉ से, ठीक है। अब कुछ ऐसा इक्विपमेंट आ गया जो कि आप उससे आसानी से प्लॉइंग कर सकते हो, है ना, अब बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स कि उसके बारे में अवेयरनेस, ठीक है। न्यू आइडिया आया है तो सबसे पहले उसके बारे में आप अवेयर होंगे। अब अवेयर होंगे तो आपको उसके प्रति इंटरेस्ट आएगा। अरे भाई वही वाला बात हो गया कि आप देखे होंगे तो सबसे पहले आपके, जब आप एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है। आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, छोटा मोटा कोई, है ना। अब आपके कोई दोस्त थे, उन्होंने देखा कि वो एप्पल का फ़ोन ले लिया, आपने देखे कि अच्छा ये एप्पल का फ़ोन है, तो आप उसके प्रति अवेयर हो गए कि हाँ ये एप्पल का कोई अच्छा सा फ़ोन आया है जो थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा लगता है, तो आप उसके प्रति अवेयरनेस लेके आए। फिर आपका इंटरेस्ट आया कि खास मैं भी इसको ले पाता, तो आपने उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करी, ठीक है। फिर आपको चाहत आ गया कि नहीं मुझे इसको लेना ही है, दैट में आपको डिज़ायर आ गया मुझे इसको अब लेना ही है, ठीक है। फिर आपने कन्विंसन करी कि हाँ मैं अब इसे ले लूँगा, ठीक है, अब किसी भी हाल में इसको हम ले लेंगे। फिर आपने एक्शन लिया, यहाँ वहाँ से पैसे जुगाड़ करी, ठीक है, फिर आपने उस पर एक्शन ले लिया और फिर अगेन आप उसको परचेस कर लिया, दैट फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है। तो यही वाली बात थी है कि कोई भी फार्मर जो होता है वो सबसे पहले जब कोई टेक्नोलॉजी उसके पास लेके जाएंगे तो उससे वो अवेयर होगा, दैट इज उसमें क्या आ गया, अटेंशन आ गया। फिर वो उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाएगा, फिर चाहत दिखाएगा कि हाँ हमको लेना है चाहिए, फिर उस पर दृढ़ निश्चय करेगा कि मुझे अब लेनी ही है, फिर वो पैसे जुगाड़ करेगा, फिर वो उसको ले लेगा, फिर अगेन उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप जब एप्पल का फ़ोन देखे होंगे तो आपको भी लगा हुआ खास मेरे पास होता, ठीक है, थोड़ा पैसे आए तो अब फिर कहीं ना कहीं आप जब तक उसको ले नहीं लेते हो तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यही वाली प्रोसेस है जिसको हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9, इसी को शॉर्ट में हम लोग AIDCAS के नाम से जानते हैं। तो कई जगह पे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके टीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। 9, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए अब बात करते हैं हम लोग मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मोटिवेशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, जिसको आप यूज़ करते हो, यूज़ क्या आपके अंदर ही भरा पड़ा है। होता क्या है कि सपोज़ आप कई बार देखे होंगे कि कोई आपको मोटिवेट कर दिया, जैसे आप सपोज़ कोई वीडियो देख रहे थे, उसमें ऐसा कुछ वीडियो आ गया जिसको देख कर मोटिवेट हो गए कि हाँ यार मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे भी ये सब करना है। बट ये कुछ समय के लिए होता है, आपको भी पता है कि आप पढ़ने बैठेंगे अगेन 2 घंटे बाद फिर वैसे ही हाल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट का यूज़ करके आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई इंसान है, वो प्राइज़ जीता, आप भी उसको देख के सोच लेगा कि हाँ अब मैं भी जीतूंगा, दैट मीन्स कि आप उसको देख के मोटिवेट हो रहे हो, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। और अब बात करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये क्या होता है, जैसे सपोज़ कि आप खुद से जब किसी कोर्स, सपोज़ कि आप एग्रीकल्चर में आए होंगे तो कुछ सोच के आए होंगे कि नहीं मुझे जो एक किसान है उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ अच्छा सा करना है, ताकि इनको उतना दर्द, उतनी हार्डवर्क और ऐसा मतलब रात रात भर दिन दिन भर खेत में खट रहे हैं, ऐसा कुछ ना करना पड़े। दैट मीन्स कि आप इनर मोटिवेट हुए हो उस चीज़ को देख के, ठीक है। और फिर आपने उसकी कन्विक्शन ले ली, आपके अंदर वो आ गया कि नहीं मुझे अब कुछ अच्छा करना है और फिर इन लोग का लाइफ चेंज करना है। दैट मीन्स कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन गेन किए हो। तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप देखे होंगे कि जो ऐसे इंसान जो बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं और उनके अंदर ये अगर ये जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक हुआ ना, तो वो अच्छे कर जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है और एक्सटेंसिव जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए बताओ मेरे को, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो किसको फॉलो करता है, एक्सटेंसिव को या फिर इंट्रिंसिक को। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ना। एक्सटेंसिक जो है उसको हम कंसिडर तो नहीं करते क्योंकि हमारे लिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन जो है उसके लिए एक्सटेंसिक मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई फार्मर, देखिए फार्मर को पता है कि वो ट्रेडिशन जो उनके पूर्वज करते आए हैं वो केवल उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी फार्मर को थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे बाहर से जाके कि इसको ऐसे कीजिए तो और अच्छा सा आपके फसल आएंगे, दैट मीन्स कि आपने उसकी हेल्प करी तो किसान वैसे ही करेगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका एक्सटेंसिक मोटिवेशन ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। बट बाकी की बात करें, अगर आपका करियर सेट नहीं है, अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं हो, किसी जॉब में नहीं हो, तो फिर आपके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन काफ़ी काम आएगा, ठीक। नाउ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन को देने वाले साइंटिस्ट थे आपके वेन और हॉकिंस। 1996 में इन्होंने दिया था। और देखिए इवेल्युएशन का सिंपल सा मतलब होता है जजमेंट करना, खुद को जज करना, या फिर आप खुद एक एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे आप दिन भर आपने पढ़ाई करी, ठीक है, फिर जब आप रात में सोने गए तो आप खुद का इवेल्युएशन कर रहे हो कि हाँ हमने कितना टाइम बर्बाद किया, कितना हमने अच्छे से पढ़ाई की। तो ये क्या कर रहे हो, आप खुद का इवेल्युएशन कर रहे हो, ठीक है। दो टाइप का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटरनल इवेल्युएशन और सबमिटिव को बोलते हैं हम लोग आपका एक्सटर्नल इवेल्युएशन, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेटिव की खास बात यह है ना कि ये इन बिटवीन प्रोसेस किया जाता है। दैट मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं आपके वो पढ़ा रहे होते हैं, तो इन बिटवीन पढ़ाते हुए आपसे पूछते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही है। दैट मीन्स कि वो आपका भी इवेल्युएशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है जो समझा रहा हूँ मैं। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपना बताने का तरीका चेंज करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो खास बात आपको याद रखना है कि फॉर्मेटिव जो है वो आपके इंटरनल इवेल्युएशन में काम आता है, जो इन बिटवीन प्रोसेस किया जाता है, और इनका एम जो होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। सबमिटिव की बात करें तो ये एक्सटर्नल इवेल्युएशन होता है। जैसे कि जब आप पूरे कोर्स ख़त्म कर लेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप पूरा सेमेस्टर पढ़ दोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद उसके रिजल्ट आएंगे, तो उससे फिर आप अपना अचीवमेंट चेक करोगे कि मैं कितने मेहनत की थी और मैंने कितना मार्क्स गेन करी। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल इवेल्युएशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोर्स के लास्ट में किया जाता है और इनका एम जो होता है वो अचीवमेंट को चेक करना होता है, ठीक है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ फीडबैक जो है वो कैसा इवेल्युएशन है, क्या वो फॉर्मेटिव है, क्या वो सबमिटिव है, या आपको आप सही सोच रहे हो, वेरी गुड, कि जो आपका फीडबैक होता है ना वो इंटरनल होता है, दैट इज़ ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में होता है। क्योंकि हम स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे फीडबैक ले लिया कि मैं जो आपको समझाया वो समझ में आया या फिर समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप क्या दे रहे हो, मेरा हमको फीडबैक दे रहे हो कि हाँ सर सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो ये आपके किस में आएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप जब पढ़े होंगे
या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इसकी भर भर के चर्चा की होगी आपने कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, है ना। तो ये डबल वे टू वे प्रोसेस होता है ना। और कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, कम्युनिस जिसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आइडियाज़ को, अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, ठीक है। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए आपसे बताओ मेरे को कि कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो कम्युनिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं रिसीवर, क्योंकि आप बोल रहे हो, सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो रिसीवर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया नो। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए दो चीज़ होते हैं, दो नहीं तीन प्रोसेस की बात करते हैं। एक होता है आपका नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, एक होते हैं नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम, एक होते हैं नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए नॉलेज डेवलपिंग सिस्टम की बात करें या फिर नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ये वो जैसे कि कोई आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, जो आप चाहे आपका एनजीओ हो गया, चाहे आप कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर ले, ये क्या काम करते हैं, नॉलेज को जनरेट करने का काम करते हैं, अलग अलग आइडिया को जनरेट करने की काम करते हैं। अब इन्होंने आइडिया जनरेट कर दिया, अब क्या करेंगे, फिर जो नेक्स्ट रोल आएगा वो नॉलेज को भाई डिसेमिनेट तो करना है, नॉलेज तो फैलाना तो है, ऐसा नहीं। तो अब क्या मतलब रह गया कि आपने किसी चीज़ की खोज करी और उसको अपने तक रखे, मार्केट में उसकी कोई आप उस मार्केट में उसको किसी को बताए ही नहीं, तो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अब कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं, वो हो गया दैट इज नॉलेज जेनेटिक सिस्टम, जो कि आपके एनजीओ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च साइंटिस्ट ये सब काम करते हैं। तो अब उसने कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करी, अब फिर आप देखे होंगे एनजीओ हो गया या फिर यही जो डेवलप करते हैं ना, वो यही क्या करते हैं, नॉलेज को फिर अगेन डिसेमिनेट भी करते हैं वाया अलग अलग मेथड से। कुछ आपके देखे होंगे तो आप एक्सटेंशन वर्कर के थ्रू हो गया, चाहे मास मीडिया के थ्रू हो गया, रेडियो के थ्रू हो गया, पोस्टर के थ्रू हो गया, तो ये क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाता है कि नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम में कौन आएगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम में केवल और केवल फार्मर्स आते हैं, ठीक है। फार्मर ही क्या करेंगे, नॉलेज को कंज्यूम करने का काम करेंगे, क्योंकि उसी काम का है ना। नो, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये नॉलेज को जनरेट भी करते हैं, उसको डिसेमिनेट भी करते हैं। नो, अब देखिए कुछ की एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, जैसे सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, मैसेज ट्रीटमेंट जिसको इनकोडिंग बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, तो फिर आपका रिसीवर हो गया। मैंने बताया ना आपको कि रिसीवर जो होता है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि रिसीवर सुनने वाला ही नहीं होगा तो बोल के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मॉडल की बात करें तो सबसे पहला आता है एरिस्टोटल मॉडल। तो इसमें सिंपल सा एक स्पीकर होगा, स्पीकर मतलब ये नहीं आपका जो फोन का होता है, ये नहीं, मतलब बोलने वाला क्या बोल रहा है, स्पीच होकर, और ऑडियंस जो सुन रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा मॉडल है एरिस्टोटल का। और यहाँ पे जो इन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन जो होता है वो फेस टू फेस होता है ना। बट नेक्स्ट आए सेनन वीवर मॉडल, इन्होंने इनको और मॉडिफाई किया। इन्होंने बताया नहीं, इसमें सोर्स होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, सिग्नल होते हैं, रिसीवर होते हैं, फिर डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको STSRD के नाम से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर आपके आए वेस्ले एंड मैकिन्सन मॉडल, जो कि इसको और थोड़ा सा ये आगे बढ़ाया। इन्होंने बोला नहीं, सेंडर होते हैं, इनकोडर होते हैं, चैनल होते हैं, डिकोडर होते हैं, फिर रिसीवर होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आप SECDR के नाम से याद कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बर्लोज मॉडल, जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1960 में बर्लोज मॉडल जो दिया गया था वो काफ़ी हद तक सही भी है, और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी किए, और काफ़ी हद तक ये सच भी है और सही भी है। देखो, सोर्स होते हैं, इनकोडर होता है, मैसेज होते हैं, चैनल होते हैं, डिकोडर होते हैं, फिर रिसीवर होता है, ठीक है। तो उसको आप याद कर सकते हो। फिर सेक्रेमम ने दिया 1961 में SESDD, सोर्स होते हैं, इनकोडर होते हैं, सिग्नल होते हैं, डिकोडर होते हैं, डेस्टिनेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आया रोजर एंड शूमेकर का सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्टर जे लेगन्स का है, वो जो 1963 में दिया इन्होंने। और इनमें इनके अकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेटर होता है, मैसेज होते हैं, फिर चैनल, फिर ट्रीटमेंट, फिर ऑडियंस, फिर रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस,
ये इसमें आ जाएगा। फिर लेटर मॉडल जो है वो इसमें आएगा सिलेक्शन, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, चैनल, डिटेक्टिंग, डिकोडिंग, सिलेक्शन। तो कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब जो आपका लिगेंड्स है इनका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या था, ये दे देंगे, पूछ देंगे कि किसने इसको दिया था, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बरोज का क्या था, लिगेंड्स का क्या था। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीपीटी में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, फिर अगेन आप देखें, इसमें फिर आप आगे बढ़िए। नो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है उसको हम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए फॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल वे में सब काम होती है। जैसे आप किसी प्रिंसिपल से बात करते होंगे तो एक तौर तरीके से, एक अच्छे तरीके से बात करते होंगे, इन्हें कि आप बात भी कर रहे हो हिल भी रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। आप अच्छे तरीके से एक स्ट्रिक्ट वे में बात करते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल इवेल्युएशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, बट अगर बात करूँ इनफॉर्मल की, तो आप दोस्त यार में क्या करते हो, हाँ कुछ बोला, जैसे सपोज सर पढ़ा रहे थे और सर जैसे उधर मुड़े, आप क्या कर रहे हो, सारे में बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो आपको समझ में आया ना, जो आप प्रॉपर वे में, अच्छे वे में, स्ट्रिक्ट वे में बात जो सर टॉकिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो फॉर्मल में आ जाएगा। जैसे सर उधर मुड़े, आप अपने दोस्त के साथ इशारे में बात चल रही है आपकी, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो डाउनवर्ड, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब प्रिंसिपल ने आपके क्लास टीचर को बताई, क्लास टीचर ने फिर आपको बताई। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अपवर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके क्लास टीचर ने आपके प्रिंसिपल को बताई, आपके प्रिंसिपल ने फिर जो आपके कॉलेज के ऊपर पोस्ट पे होंगे उसको बताई। ठीक है, दैट मीन्स कि आप नीचे से ऊपर जा रहा है मैसेज। सिंपल सी बात है भाई, कि अगर मैसेज ऊपर पोस्ट से नीचे की पोस्ट पे आ रही है तो डाउनवर्ड, नीचे पोस्ट से ऊपर पोस्ट की तरफ जा रही है तो अपवर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब जब आप एक ही समान कैटेगरी के लोग हो, जैसे आपके दोस्त हैं, आप हैं, तो आज आप में कम्युनिकेशन हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। सिंपल सा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो वर्बल, जब आप बोल के चीज़ों को बताते हो, बोल के बात करते हो तो वर्बल हो गया। जब आप लिख के बात करते हो तो रिटेन हो गया। जब आप ना बोलते हो ना लिखते हो, इशारों में बताते हो तो नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए एक साइंटिस्ट थे किर्क, इन्होंने 1963 में 3 इंपॉर्टेंट टर्म दिया। अगर कोई आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना ही है, तो हम बोलेंगे भाई काफ़ी सिस्टमेटिक वे में लेके आए हो, जितना मेरे को चाहिए, जितना नॉलेज होनी चाहिए, जितनी बातें होनी चाहिए वो सब इसमें मेंशन है। तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए जो वर्ड यूज़ होता है ना वो सिस्टमेटिक होता है या फिर स्ट्रेच वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, बट ऐसा आया कि यार इसमें है तो लिखा, तो लिख के लाए हो आप, लेकिन इसमें सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से लॉस्ट हो गई है, गायब हो गई है, आपने उसको नहीं डाला है, तो इसको हम बोलेंगे फॉग। इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे फॉग। ठीक है, मिरेज का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है, आप सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे रहेगा। सिंपल सी बात है ना यार, कि हम बात करें सिस्टमेटिक, दैट मीन्स कि आप सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए हो, सब कुछ उसमें प्रॉपर वे में जितनी होनी चाहिए उतना ही डाले हो सब कुछ, तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक वे में बना के लाए हो, बोलते हैं ना ऐसा। अब फॉग से याद कर सकते हो, जैसे मान के चलो अब ठंडे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फॉग है ना, काफ़ी मतलब कुहासा हो जाता है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई तो पड़ता है लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वही बात हो गई कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी होगी है, तो इसको हम बोलते हैं फॉग। मिरेज का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जितनी हमारी काम की नहीं है। तो ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 बात करते हैं बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन
का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए डेमोन्स्ट्रेशन वाला टॉपिक आपका यहाँ पे, चलो इस इन बिटवीन हमको मेरे को बता दो कि फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन है। वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो, डॉक्टर शिन्नाम एफ कन्नाप, या फिर सिंपल में डॉक्टर कन्नाप जो है वो फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है। अरे भाई मैंने आपको यहाँ बताई थी ना, मैंने बताई थी यहाँ पे देखो आप, है ना, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, डॉक्टर सिमेन ए कन्नाप। भूल जाते हो क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए आते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, और आपको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है ये एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ गया डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक, अब देख रुको एक मिनट, कम्युनिकेशन मेथड, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो आ गया। टैप रिकॉर्डर, ये रहा। नो फ्रेंड्स, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें अगर, तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, अगर कोई टेक्नोलॉजी आएगा तो फार्मर उस टेक्नोलॉजी को कभी भी आप उसको बोल के बताएंगे कि हाँ भैया आपके शहर में एक वैरायटी आई है जो इतनी बढ़िया है कि उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा वो फसल देगा। किसान बोलेगा कि नहीं भैया हमारे पास जो है वही सही है, वो विश्वास ही नहीं करेगा। तो इसका तरीका क्या है, किसान कैसे उस चीज़ को मानेगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे, हम क्या, और जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर गांव के आसपास जो जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, मतलब जो रोड के किनारे या फिर रोड के आसपास कोई ऐसा खेत किसी का ले लेते हैं, है ना, और उस खेत पे वो जो न्यू वैरायटी आई है उसको लगाते हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी साइट चूज करनी है जो वहाँ पे लोग मैक्सिमम पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जगह पे लगाए हो जहाँ पे कोई पहुँच जाता ही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बनेगा ना। तो ऐसी जगह चूज करनी है आपको जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, वो लोग उसको देख सके। तो आपने उसी गाँव में से किसी एक की खेत ले ली और उन खेत पे जो कि रोड के किनारे हो सकता है, आपने उस पर उस वैरायटी को लगाई। अब लोग किसान लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये हम जो फसल लगाए हैं उसमें तो अभी चल ही रहा है, तो इसमें फ्लावरिंग आ गया, तो वो थोड़ा सा ना सोचेंगे इस चीज़ को लेके कि हम तो लगाए तो ऐसा हुआ नहीं, तुम लगाए तो कैसे हो गया, है ना। तो वो उससे बात करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हमने इसके जो दाने थे ना, इसके जो सीड थे वो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से लाए थे। तो वो फार्मर उसको देख के क्या होगा, वो भी जाएगा किसी कृषि विज्ञान केंद्र में और वहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। और अच्छे तरीके से बोले तो इसको बोलते हैं फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। इज इट क्लियर? दो टाइप का होता है फ्रेंड्स, एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। पहले जो मेथड होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग इसको माना जाता है ना। होता क्या है, मेथड में हम लोग कुछ भी नहीं करते, है ना, इसमें सिंपल सा हम फार्मर को स्किल सिखाते हैं, ठीक है। हम इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट कोई वैल्यूएशन नहीं करेंगे, सिंपल हम फार्मर को स्किल सिखा देंगे कि हाँ इसको इस तरह से लगाइए, अच्छा आपके फसल में प्रोडक्टिविटी आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको स्किल सिखा दिया, तो ये आ जाएगा आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में। लेकिन हम बात करें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, उसको रिजल्ट दिखाएंगे कि आप जो पहले लगाए थे ना, आप क्योंकि देखिए जो आप प्रीवियस ईयर्स में लगाए हो उसको देखिए और अभी देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट दिखा के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं भाई। तो ये आता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में। यहाँ पे हमको स्किल नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे रिजल्ट दिखा के हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं पहले कितना था अब कितना हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैं आपको मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को क्यों बोल रहा था कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि आपको स्किल सिखाने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना इतना ही लगेगा ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसकी फसल की हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तब हार्वेस्टिंग के बाद आप रिजल्ट देख के कि हाँ हमने हार्वेस्टिंग कर दी। जैसे सपोज अभी चल रहा है गेहूँ, अब देखे होंगे तो अभी धान की हार्वेस्टिंग तो लगभग हो ही गई है। तो अब फर्दर कुछ टाइम के बाद क्या होगी, उसकी थ्रेसिंग की जाएगी, फिर हम एनालिसिस करेंगे कि आज इस साल हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं हम फिर बोलेंगे अगर कम हुआ हो तो यार पिछले बार तो ज़्यादा हुआ था, इस बार कम हुआ। दैट मीन्स कि हम रिजल्ट देख के हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए रिजल्ट मतलब हार्वेस्टिंग तक वेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसे बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तीसरा होता है नेशनल या फिर कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन, जो दोनों का मिक्सर होता है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको स्किल भी सिखाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि जो इस तरीके से खेती कीजिएगा तो आपका जो फसल था वो इतना इसका प्रोडक्शन आ रहा है तो इस बार इतना आएगा। दैट मीन्स कि वो रिजल्ट देख के भी आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नेशनल या फिर कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसको सबसे पहली बार 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने किया था। फिर बाद में इसको फिर आईसीआर को हैंड ओवर कर दिया 1967 में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर रिजल्ट की बात करेगा तो हम आएंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे, स्किल की बात करेगा आएंगे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन पे, अगर प्रोडक्शन की बात करेगा, ठीक है, मैं हम हिसाब से देखिए क्या लिखा है नेशनल और कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे होता है कि कैसे आप पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो जब भी प्रोडक्शन की बात करेगा तो वो किसकी बात कर रहा है, नेशनल या फिर कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन की। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है और इनके क्या टाइप्स होते हैं। अब चलते हैं हम लोग उस टॉपिक पे जहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है, कहाँ गया वो टॉपिक, हाँ ये देखिए, है ना, ये देखिए बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि एक छोटा सा ग्रुप बना दीजिए और फिर उसको ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। फिर लेक्चर भी एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है ना, जहाँ पे एक इंसान लेक्चर दे रहा होता है, आप उसको सुन रहे हो तो समझ रहे होते हो, तो अल्टीमेटली वो तो सिखा ही रहा है ना आपको। फिर आता है फॉर्म मतलब कि क्वेश्चन आंसर पूछ के, जैसे सपोज देखे होंगे आपकी जब आपके गांव में कृषि विज्ञान केंद्र कुछ प्रोग्राम करता होगा जिसमें किसान जो है वो साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपने जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछते हैं, फिर वो आंसर देता है, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे कि स्पीच देते हुए कोई बार स्पीच खत्म हो गया तो अब कुछ क्वेश्चन आप पूछिए जो कि आपको जरूरत है, आपको लगता है ना। तो ये भी इसको क्या बोलते हैं, फोरम, और ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन ही है। डिबेट आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है ना, बीच में एक मैटर होती है, एक टॉपिक होती है, उस पर वो बहस कर रहे होते हैं, उसको हम डिबेट बोलते हैं। सिंपोजियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंपोजियम जो होता है ना, यहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं, है ना, और ये 5 लोग और आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, बाकी में जो जनता होती है वो सुन रही होती है, उसको हम सिंपोजियम बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है पैनल। पैनल जो होता है यहाँ पे मोस्टली एक स्पीकर होता है, मतलब बोलने वाला होता है, और कुछ लोग इनकी बातों को सुन रहे होते हैं, और मोस्टली इसको हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक। 9 अब आता है बज सिस्टम, इसको हम लोग हडल सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डिस्कशन किया जाता है, 6 मिनट हार्डली, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। इसको हम लोग बज सिस्टम या फिर फिलिप्स 66 फॉर्मेट भी बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं, हार्डली 6 मिनट तक ही मतलब चीज़ों को डिबेट किया जाता है। आप सोचेंगे सर 6 मिनट में क्या हो जाएगा, तो बहुत ही कम यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर चीज़ों को ख़त्म करनी होती है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, जैसे सपोज मैं बोला कि भाई राजू जो है ना वो पढ़ता नहीं है, तो इसको क्या किया जाए कि पढ़ सके, ये पढ़ ताकि इसको पढ़ाई में मन लगे। तो आप सब बैठे हुए थे और यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके मन में जो है आप बिंदास बोल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रेन में आंधी लाएंगे, स्टॉर्म लाएंगे कि हाँ ये हो सकता है, अगर ऐसे करेंगे तो पढ़ेगा, उसके फ़ोन छीन लो, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो। तो अलग अलग लोग अलग अलग थॉट, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगा, जो आपके आइडियाज़ है वो आप बिंदास शेयर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। वर्कशॉप, ये जैसे लॉन्ग मीटिंग चलते हैं ना, कुछ दिन तक, कुछ वीक तक, कुछ महीने तक, कुछ है ना, साथ और नहीं बोल सकते, कुछ महीने तक। तो यहाँ पे हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम वर्कशॉप करते हैं। सेमिनार पता ही है आपको, आप सेमिनार में गए भी होंगे, अगर वो ऑफलाइन हो रहा है सेमिनार बोलेंगे, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वेबिनार बोलेंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम में आप पता ही है कि जैसे आप देखे होंगे जब मैच खत्म होता है तो फिर जो हमारे कप्तान होते हैं वो जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ मीडिया आपसे उनसे क्वेश्चन पूछती है, उस एक्सपीरियंस जो आपने आज मैच में क्या किया
उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो ये कॉन्फ्रेंस होता है आपका। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको पता ही है ये क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मीटिंग और आपका लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, है ना। मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, साथ में आप यहाँ पे जब फील्ड डेज में कभी आप फार्मर के साथ जाते होंगे या फिर फील्ड विजिट पे जाते होंगे, स्टडी टूर पे जाते होंगे, तो ये सारे जो है फ्रेंड्स वो आपके आ जाएंगे किसमें, बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, नो अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन मेथड। अब कम्युनिकेशन मेथड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है, साथ में फिर आपका ग्रुप में भी हो सकता है, साथ में आपका मास में भी हो सकता है। ठीक है, अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए। बात करें इंडिविजुअल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मर के फील्ड पे जाके उससे पर्सनली मिल के हम वो अपने आइडियाज़ को उस तक पहुँचाएंगे। मतलब आपको पर्सनली फिर फार्मर से मिलना है, पर्सनली उनसे बात करना, चाहे वो फ़ोन कॉल हो चाहे कुछ भी हो, आप उनसे पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे उसके फील्ड पे जाके कर रहे हो, चाहे उसके फ़ोन से कर रहे हो, चाहे मैसेज से थ्रू कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल मेथड। ठीक है, इनके एडवांटेज बहुत, आप खुद सोचिए ना कि आप पर्सनली मिल रहे हो तो एडवांटेज तो होगा ही, क्योंकि एक ग्रुप में आपको फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना, आप अपनी बात को सही से नहीं रख पाओगे। लेकिन आपसे जब पर्सनली हम मिलेंगे तो आप अपनी बात खुल के रख सकते हो और आपकी समस्या को हम आसानी से सुन के आपको अच्छा एक पॉजिटिव मेथड बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी लिमिटेशन भी हो सकती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, आपका एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, आपका काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, जैसे आप होता है ना कि कोई टेक्नोलॉजी आए तो उसको ग्रुप में बता दिए, ठीक है, तो आपका टाइम बच गया। लेकिन आप एक एक लोगों को जाकर बता रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, साथ में बात करें ग्रुप में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम ग्रुप बना देते हैं। सपोज बड़ा ऑडियंस है तो हमने उसको ग्रुप डिवाइड कर दिया कि हाँ, जो 18 से 25 साल के लोग हैं यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए, जो 25 से 30 साल के यहाँ ग्रुप बना लीजिए। तो जो हम बात रखेंगे वो इनके लिए रखेंगे, फिर इनके लिए रखेंगे, फिर इनके लिए रखेंगे। दैट मीन्स कि हमने ग्रुप बना ली और फिर ये बात अपने वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो ये इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशन भी है कि ग्रुप में भाई सबको तो पता ही है कि प्रॉब्लम तो होती है, अपनी बात वो बोलना चाह रहा है लेकिन कई बार होंगे अपने बात नहीं रख पाते हैं खुल के, तो ये प्रॉब्लम इनकी होती है। मास का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है ना, कि सपोज़ कि आपने देखा होगा कि जो मोदी जी, आपने एक जो उनका एक डिसीजन था नोटबंदी का, है ना, आपको पता है, तो उन्होंने क्या किया था, अगर वो चाहते, अगर वो उनके पास तरीका क्या था कि नोटबंदी कर रहे थे, तो उनका तरीका क्या था लोगों तक पहुंचाने का, क्या वो जाके इंडिविजुअली बोलते सबको कि हाँ हमने ना नोट बंद कर दिया है, आप नोट चेंज करवा लीजिए? पॉसिबल नहीं था, उनको कम टाइम में पूरे इंडिया में पहुंचानी थी बात को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को पकड़ा या फिर एक मीडियम को पकड़ा, वहाँ जाके उन्हें अपनी स्पीच दे दी कि हमने इस रीज़न की वजह से हम नोटबंदी कर रहे हैं, तो वो फिर अगेन वो पूरा इंडिया में फैल गया। दैट मीन्स कि उन्होंने एक ऐसे मीडियम को चूज़ करी जिसके तहत हम आसानी से पूरे ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, पूरे ह्यूज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, पूरे इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं। लाइक आपका टेलीविज़न हो गया, लाइक रेडियो हो गया, ठीक है, पोस्टर हो गया, तो ये सारे आप किस में आ जाएंगे, मास मेथड में आ जाएंगे। एडवांटेज तो है ही, कम टाइम में आप लोगों तक ज़्यादा पहुँच सकते हो, कम आपका टाइम बचेगा, आपका सब कुछ बचेगा। ठीक है, लेकिन इनके लिमिटेशन भी है कि लोग उतना, जैसे कि सपोज इनको फार्मर्स कहाँ, उनको खुद का फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जिनको अब ये सब यूज़ नहीं करना आता वो क्या बेचारा क्या करेगा, तो ये थोड़ा सा इनको ये प्रॉब्लम होती है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नो, अब देखिए इंडिविजुअल में आपके फार्म एंड होम विजिट हो सकता है, आप उनके फार्म पे जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको कॉल से बात कीजिए, कुछ आप मिनी की ट्रायल लगाइए, उनके आप जैसे होता है ना फार्म क्लिनिक, तो वहाँ पे जाइए, उनके फार्म को विजिट कीजिए, बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ये है, उसको डायग्नोसिस कीजिए। ठीक है, ग्रुप मेथड में आपका वही आ गया, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपका ग्रुप मीटिंग आ जाएगा, है ना, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग आ जाएगा, फील्ड डे आ जाएगा, स्टडी टूर आ जाएगा, मास के अंदर आपका लिफलेट, फोल्डर, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि लिफलेट क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, बुलेटिन क्या होता है, न्यूज़लेटर क्या होता है। ठीक है, फिर मास मतलब मीटिंग बैठा के आप कर सकते हो, कैंपेनियर मतलब आप उसका होता है ना अभियान चला के भी कर सकते हो, एग्जीबिशन बना के मतलब उसका आप मॉडल बना के भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर के तहत भी आप पहुंचा सकते हो, रेडियो के थ्रू पहुंचा सकते हो, टेलीविज़न के थ्रू पहुंचा सकते हो, ये सारे आ जाएंगे मास के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप बना के बता दिया हूँ। ठीक है, नो
अब बात करते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल एड का। मतलब क्या हुआ कि आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, इसमें आपका देखिए, सिर्फ अगर ऑडियो की बात करें जहाँ पे आप सिर्फ सुन सकते हो, तो टैप रिकॉर्डर हो सकता है आपका, टेलीफोन हो सकता है आपका, रेडियो हो सकता है आपका। और जहाँ पे आप देख भी सकते हो और सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, जैसे चौक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, पिक्चर हो गया, चाहे पोस्टर हो गया, डायग्राम हो गया, इसको सिर्फ आप देख सकते हो। ठीक है, अब प्रोजेक्टर का मतलब जैसे स्लाइड वगैरह हो गया, फिल्म हो गया और प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, सिर्फ आप क्या कर सकते हो? उसको देख सकते हो ना। नो, अब ऑडियो विजुअल की बात करें तो जैसे ड्रामा हो गया, इसको आप देखते भी हो और सुनते भी हो। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी कुछ तो है ही नहीं इसमें। अब आगे आते हैं आगे, और आपका जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका, हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखो, बोलेगा कि भाई आप फ्लेनेल ग्राफ यूज़ किए हो, तो बताओ मेरे को फ्लेनेल ग्राफ का जो साइज़ होता है वो कितना होता है 150 इंसान के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम जो साइज़ रखेंगे वो है 30x40 इंचेस का रखेंगे। ठीक है, फ्लेनेल ग्राफ का। अगर हम फ्लैश कार्ड बना रहे हो, ठीक है, तो इसका जो हम साइज़ रखेंगे वो 22 से 28 इंच रखेंगे। 30 इंसान से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इसमें 10 से 12 फ्लैश कार्ड होने चाहिए एक टॉप के लिए। ठीक है, आपको एक बार बोलनी है, सपोज एक बार हमको स्पीच देनी है, तो उसके लिए 10 से 12 कम से कम फ्लैश कार्ड होने चाहिए। उनका साइज़ जो है वो 22 से 28 इंचेस होने चाहिए, और जो ग्रुप है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। पोस्टर का जो साइज़ होता है वो 20 से 30 होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इधर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रिटेन, स्पोकन, विजुअल, स्पोकन एंड विजुअल, इसको देख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बता ही दिया डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। अब आते हैं हम लोग एडॉप्शन प्रोसेस के ऊपर। देखिए, एडॉप्शन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बात हम मेंशन करते हैं, एडॉप्शन क्या होता है। लेट्स एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि आपने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे जो किसान हैं उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने एक आइडिया सोचा, तो फिर आपने उसको क्या किया? इनोवेशन किया। ठीक है, आप उस आइडिया को सोचे, फिर उसको आप बनाओगे, तो वो बनाएंगे, तो फिर उसको आप डिफ्यूज़ करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, फिर लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। अरे सिंपल सी बात है कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुछ ऐसी लोगों में देखी कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा ना, कुछ आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा जो भी मार्केट में नहीं है। तो आपने कुछ ऐसा सोचा और आपने कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट बना के ला दी जो कि किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप क्या किए? एक इनोवेशन किए, एक खोज किए, फिर आप उस खोज को लोगों तक पहुँचाए, दैट इज़ आपने डिफ्यूज़न करा, लोगों तक पहुंचाया। फिर लोग उसको देखेंगे कि हाँ, पहले उसके वो इवोल्यूशन करेंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हो सकता है, हमारे फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो फिर लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस है, लेकिन ये इतना सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस नहीं है, इनके काफ़ी लंबे प्रोसेस हैं। जैसे सबसे पहला आता है अवेयरनेस। ठीक है, आप न्यू आइडियाज़ लेके आएंगे, तो आपको सबसे पहले अवेयरनेस होना पड़ेगा चीज़ों को, लोगों को अवेयरनेस करना भी पड़ेगा। ठीक है, आपने अवेयरनेस फैला दिया कि हाँ हमने ये चीज़ को इवेल्युएशन आपने खोज करी है, तो हमने अवेयरनेस फैलाई, फिर लोग उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, इसको हमको लेना चाहिए। फिर वो उसका इवेल्युएशन करेंगे, मतलब कि वो देखेंगे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है, तो उसका वो इवेल्युएशन कर रहे हैं। फिर वो उसको ट्रायल, अगर वो बोलेंगे हाँ ठीक है ये फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार ट्राई कर देखते हैं कि हम हमारे लिए काम आता है कि नहीं आता है, तो लोग उसको फिर ट्रायल करेंगे। अगर ट्रायल में सक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स फिर वो आइडिया उसको हम क्या करेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे। अरे कोई भी आइडिया जो होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करती है। सबसे पहले हम उसके बारे में अवेयरनेस होते हैं, अवेयर होते हैं, फिर हमें उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट आता है, फिर उसका हम इवेल्युएशन करते हैं कि हम जो चीज़ को ला रहे हैं वो मार्केट में चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो चलेगा, जैसे आपने देखा होगा कि जब जियो का फ़ोन आया था, ठीक है, तो उस टाइम लोग उतना सिंपल सी बात है ना, वो क्या किया होगा? सबसे पहले वो अवेयरनेस देखा होगा कि हाँ, पहले देखा होगा कि लोगों को इस टाइप की ज़रूरतें हैं। ठीक है, फिर वो उस चीज़ को लेके अवेयर हुआ, फिर उस चीज़ को लेके लोगों में इंटरेस्ट डेवलप कर दी। ठीक है, फिर लोग उसका इवेल्युएशन करने लगे कि हाँ मतलब
काफ़ी अच्छा चलता है ये ऐसे वैसे। तो मतलब उसके बारे में लोग सुने, उसका इवैल्यूएशन करा कि आइडिया काफ़ी रियली काफ़ी अच्छा है। फिर वो उसका ट्रायल करवाए, हाँ वो ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लगा, फिर उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो सिंपल सा प्रोसेस है इसका एडॉप्शन का। नौ, अब देखिए 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। सॉरी, देखिए अब बात करें कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर की, तो 3-4 टाइप के आपके जो हैं वो एडॉप्टर होते हैं। सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स। आपने देखा होगा जैसे ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फ़ोन को लेके आप तक वो नॉलेज को शेयर करते हैं, उसका फीडबैक को शेयर करते हैं। अरे भाई, आपने देखा होगा ना कि सपोज़ कि कोई कंपनी है, वो फ़ोन बनाती है, तो वो फ़ोन को उस यूट्यूबर तक लेके जाएगा जिनके पास ह्यूज ऑडियंस है, अच्छा सब्सक्राइबर है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो वो उस यूट्यूबर को देते हैं अपने फ़ोन को। वो यूट्यूबर क्या करता है, उसका रिव्यू डालता है, लोगों तक पहुंचाता है कि हाँ ये फ़ोन ऐसा है वैसा है, सब कुछ वो बताता है। दैट मीन्स कि वो अर्ली एडप्टर हो गया, जो कि तुरंत जैसे आया वो इमीडिएटली उस चीज़ को परचेस कर लिया और वो लोगों तक पहुंचा दिया। तो वो होता है इनोवेटर्स, ठीक है। ओनली 2.5% लोग होते हैं, सब नहीं होते, ठीक है। 2.5% लोग ही केवल होते हैं। फिर आता है अर्ली एडॉप्टर। अब उनके कुछ फॉलोवर होंगे जो उनको अपना नेता मानते होंगे, लीडर मानते होंगे। अब उसको देखे देखिए वो भी फ़ोन खरीद लेंगे। तो ऐसे लोग 13.5% होते हैं। तो आप रेशियो रखिएगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आता है अर्ली मेजोरिटी। अब उसके लीडर खरीदे था, लेकिन अब ये अर्ली मेजोरिटी लोग होते हैं वो उस अपने लीडर को देख के नहीं खरीदते। अब ये देखेंगे कि जो पीपल है, जो इंसान लोग हैं, जो जो पब्लिक है, वो चीज़ों को खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है। अब वो खरीद रही है तो फिर भाई हम भी खरीदेंगे। तो वो होते हैं अर्ली मेजोरिटी, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे जो मेरे भैया खरीदे, उनके कुछ रिलेटिव में कुछ खरीद, भाई वो पब्लिक को देख के नहीं खरीद रहा है, अगर उसके रिलेटिव में कोई खरीदा है तो फिर हाँ चलो ठीक है हम भी खरीद लेते हैं। वो भी 34% होते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं लगार्ड्स। ये वो इंसान होते हैं जो बिल्कुल निठल्ले होते हैं, निठल्ले तो नहीं बोल सकते, ये वो इंसान होते हैं जो सोचते हैं यार अब सब तो ले ही लिया है, हम नहीं लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला पूरा समाज ले लिया है, अगर हम नहीं लेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ये वही वाली बात हो गई, आपके 5 दोस्त थे, 5 दोस्त ने में 4 दोस्त वो आईफोन रख लिए, आपके पास नहीं है, तो आपको तो भाई ख़राब लगेगा कि हमारे सब दोस्त खरीद लिया, हम नहीं खरीदे हैं। तो वही वाली बात हो गई ना। लेगार्ड्स में ये हर वो एकदम लास्ट में ये लोग अडॉप्ट करते हैं, जब सब लोग ले लिया तो भाई हम क्यों बाकी रहे, हम भी ले ये लेते हैं। तो 16% लोग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। बाकी आपका जो लीडर होता है, लीडर के कितने क्लासिफिकेशन है, सब इसको मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सब आपके उतने काम का नहीं है, ये आप तैयारी करेंगे कंपटीशन का तो काम का है, बाकी आपके काम का ये सब नहीं है, ठीक है। और फिर भी कोई किसी में डाउट है तो आप मुझ तक पूछ सकते हैं आराम से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।